हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की, या हंगेरी का रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली रीयूनिफिकेशन। हमने पिछले कुछ हफ्तों में अपने 3 क्लाइंट्स के वीज़ा पे काम किया है और उन तीनों को वीज़ा मिल गए हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए, और तीनों का प्रोफाइल अलग अलग था, कैटेगरीज भी अलग अलग थी। कैटेगरीज इसलिए अलग थी क्योंकि जो हमारे प्राइमरी एप्लीकेंट थे उनमें से एक एम्प्लॉयमेंट में थे तो उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चे को बुलाया। दूसरों के पास था रेजिडेंस परमिट फॉर अदर एक्टिविटी, उन्होंने भी अपनी वाइफ और बच्चे का फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोसेस करवाया। और तीसरा केस था स्टूडेंट का, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपने स्पाउस का केस हमसे हैंडल करवाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन हंगेरी के फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हंगेरी के फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की। अब हम सबसे पहले नज़र डालते हैं कि एलिजिबल कौन होता है। एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपका फैमिली मेम्बर ऑलरेडी हंगेरी में हो रेजिडेंस परमिट पे। वो रेजिडेंस परमिट हो सकता है, उसका एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है, और स्टडी के लिए हो सकता है, गेनफुल एक्टिविटी के लिए हो सकता है, अदर पर्पजेज़ के लिए हो सकता है, इंटर्नशिप के लिए हो सकता है। और हम यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरीज पे फोकस करेंगे जो हमने रिसेंटली करवाया है। एक, अगर आपका स्पाउस ऑलरेडी हंगेरी में है वर्क परमिट पे या एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस परमिट पे। दूसरा, अगर वो स्टडी पे है। तीसरा, अगर वो वहाँ पे रेजिडेंस परमिट फॉर अदर पर्पजेज़ है, यानी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। तो एलिजिबल आप तभी हैं जब आपका स्पाउस वहाँ पे है। और एलिजिबल होते हैं जो हंगेरी में प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसका स्पाउस, बच्चे जो 18 साल से कम के हों। अगर 18 साल से ज़्यादा के हैं, 18 से 22 के बीच में, तो उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बच्चे फुल टाइम एजुकेशन ले रहे हैं। स्पाउस एलिजिबल है। उसके अलावा पेरेंट्स भी एलिजिबल हैं अगर वो 65 ईयर्स के ऊपर के हैं और आप ये प्रूव कर सकें कि वो आप पे डिपेंडेंट है, यानी प्रिंसिपल एप्लीकेंट पे डिपेंडेंट है। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 2 तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए हंगेरी से, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए इंडिया से। पहले हम बात करते हैं कि हंगेरी से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके स्पॉन्सर के। स्पॉन्सर इस केस में फैमिली मेम्बर है। सबसे पहले चाहिए उनके पासपोर्ट की कॉपी, उनके रेजिडेंस परमिट की कॉपी, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, उनकी सैलरी स्लिप्स चाहिए, और उसके अलावा वो जो टैक्स भरते हैं उसका प्रूफ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए उनकी 6 महीने की, और एकोमोडेशन प्रूफ चाहिए। अब एकोमोडेशन प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एकोमोडेशन प्रूफ के आपके वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। एकोमोडेशन प्रूफ में मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से, जो भी आपका फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है, उससे बोलें कि आपका नाम भी उस रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवा दें। मतलब हमने एक केस में जहाँ पे स्टूडेंट का फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोसेस करवाया था, तो हमने ये एडवाइस दी थी। तो वो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो ऐड कर देगा, उसको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो हंगेरी से तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं इंडिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, अगर आप अपने स्पाउस के पास जा रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट काम आएगा। आपके पासपोर्ट में तो नाम लिखा ही होगा, फादर मदर दोनों का लिखा होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप बच्चों को बुला रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बच्चे आपके 18 से ऊपर के हैं तो आपको एक प्रूफ चाहिए कि वो फुल टाइम एजुकेशन में एनरोल्ड हैं। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हम बात करते हैं मतलब इंडिया से जो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका स्पाउस के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपका स्पाउस क्या कर रहा है इंडिया में उसका प्रूफ चाहिए,
आपके स्पाउस की भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके अलावा अगर ITR है तो वो आपको लगाना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेजिडेंस परमिट है टेम्परेरी है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ये दर्शाएं कि आपके इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हैं और वहाँ पे आप सिर्फ टेम्परेरीली जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बस में जा रहे हैं। वो प्रूफ आपके डॉक्यूमेंट्स में देखना चाहिए। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मतलब कितने अमाउंट पैसा होना चाहिए। मैं कहूँगा कि आपको ये प्रूव करना है, भले ही आपका स्पाउस हंगेरी में है, कि आप वापस इंडिया आएंगे। और फैमिली रीयूनिफिकेशन में एक चीज़ हमने देखी है, कई बार इंटरव्यू होता है, कई बार ही नहीं होता है। अब जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2 केसेस जहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का था, वहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ। दूसरा रेजिडेंस परमिट फॉर अदर पर्पजेज, उसमें भी इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के केस में इंटरव्यू हुआ। उसका रीज़न था कि एक तो शादी नई नहीं थी और दूसरा जो हमारा कैंडिडेट था वो पंजाब से था। तो उससे पूछा कि क्या आपने शादी वीज़ा के लिए तो नहीं की, और आप क्या करते हो, और आपकी वाइफ आपको कैसे सपोर्ट करेंगी, वो तो खुद स्टूडेंट हैं। तो जनरली फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के केस में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन ये सब एम्बेसी के डिस्क्रिप्शन पे है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और डॉक्यूमेंट्स देखिए, अगर आपके पास नहीं भी हैं, कुछ कम है, जैसे बैंक बैलेंस कम है या ITR नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फैमिली रियूनिफिकेशन है ये आपके फैमिली मेम्बर के बेस पे हो रहा है जो ऑलरेडी हंगेरी में है। उसके लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि सफिशेंट पैसे हैं उसके पास और उसके पास रहने की जगह है। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर सपोज़ करिए उनके पास उनकी इनकम कम है, तो ऐसे में जो आपके यहाँ के फंड्स हैं वो भी दिखाए जा सकते हैं। क्योंकि कई बार ये चैलेंज रहता है कि आपके स्पाउस की सैलरी ऑलरेडी कम है। जैसे मुझसे कोई पूछ रहा था कि मेरी तो 2 लाख फॉरेंट है, तो फैमिली रियूनिफिकेशन कैसे होगा। तो देखिए, अगेन कोई ऐसा सैलरी का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके स्पाउस की सैलरी कम है तो आपके पास अगर फंड्स इंडिया में हैं तो वो भी शो किए जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वीज़ा प्रोसेस कई बारी डॉक्यूमेंट से ज़्यादा आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो अगर उनको ये लगता है कि आप वाकई में अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और ये जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और चीज़ पूछी जाती है कि फैमिली रियूनिफिकेशन कब करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, अगर आपकी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है तो आप इमीडिएटली फैमिली रियूनिफिकेशन, मतलब जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी है, कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। अगर आपकी इनकम कम है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वहाँ जाने के करीब 5-6 महीने के बाद करिए। और आप साथ में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो कब आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आप PhD या मास्टर स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा कि आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट, एकोमोडेशन प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़ंड शो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।